Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. Thank you so much जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज जो स्टोरी मुझे सेंड की है, एक और मिरेकल, एक और खुशखबरी और एक और ज़िंदगी में आसानी, सिस्टर ने लिखा है मुझे पाकिस्तान के एक खूबसूरत से शहर यानी कि चकवाल से। और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा नाम सवेरा है और मैं आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं घर में होती थी और क्योंकि मेरी शादी पहले से तय हो चुकी थी और शादी के दिन बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स की मर्ज़ी से हो रही थी। मेरी इसमें कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी क्योंकि अपनी मोहब्बत को सोच-सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मेरा अपने यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड के साथ आप ही बहुत अच्छा रिलेशन था और मैं चाहती थी कि हम अपनी ज़िंदगी भी इकट्ठे ही गुज़ारें। इनफैक्ट वो भी यही चाहते थे। हमारी 4 साल बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और एक-दूसरे को ना सिर्फ़ समझा बल्कि एक-दूसरे के बगैर जी भी नहीं सकते थे। ये बात सिर्फ़ दिलों की थी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते थे। और घर वालों को बताने के बावजूद भी उन्होंने इनकार कर दिया और यही कहा कि नहीं, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। जहाँ पे हम तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं ये ज़्यादा बेस्ट है और यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। मैंने आप ही माँ-बाप की खुशी की खातिर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अब माँ-बाप के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता और माँ-बाप को कभी भी कुछ इंसान नहीं कह सकता क्योंकि बचपन से लेकर अब तक इन्होंने ही हमें पाला होता है और इन्हीं का हक होता है हमारी ज़िंदगी के फैसले करना। और जैसा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े कभी भी गलत फैसला नहीं करते। यही बातें सुनी थी और आप ही हम भी इसी बात पे एग्री थे कि हमारे पेरेंट्स जो जाएँगे वो ही करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने पेरेंट्स को नाराज़ करके अपना घर बसा सकें। मेरी शादी के दिन करीब थे और बहुत ज़्यादा तैयारी का लोड घर पे मौजूद था। हर तरह की तैयारी की जा रही थी। बहुत सारे लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे। दूर से मेरे सारे रिश्तेदार यानी कि ननिहाल और ददियाल के लोग भी आने लग गए थे। आप ही मेरा उपटन था। आज रात को हमारे यहाँ रवाज है कि 4 दिन पहले लड़की को उपटन बिठा दिया जाता है। उपटन के लिए शाम को फंक्शन था, सब लोगों ने वहाँ आना था और हमने कंबाइन सारी सेरेमनी करनी थी क्योंकि ये मेरे वालिद साहब के दोस्त के बेटे थे, इसलिए इनका हमारी फैमिली के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन था और यही वजह थी कि हमने सारे फंक्शन कंबाइन रखे हुए थे। अब आप ही रात को जो फंक्शन था उस पे सब लोग आए और मेरा उपटन हुआ। उपटन लगाने के लिए जब मेरी सास मेरे पास आई तो उन्होंने बहुत ही अजीब से रवैये से मुझे देखा और मेरे साथ बहुत ही अजीब रवैया इख्तियार किया। मैं इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं आंटी को क्या हो गया है, कोई बात आंटी को शायद बुरी लगी है या कोई वजह होगी जिसकी वजह से आंटी बहुत ज़्यादा ऐसा रवैया इख्तियार करे हुए हैं। ये बात सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। थोड़ी देर के बाद जब मेरे हस्बैंड होने वाले मेरे साथ आके बैठे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि आज हमारा उपटन है और ये मुझे ये बात कह रहे हैं। उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम किसी तरीके से इस शादी से इनकार कर दो क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ और मैं अपनी एक कुलीग को पसंद करता हूँ जिसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो। मैं तुम्हें इग्नोर भी इसीलिए करता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता। ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई है, लेकिन ये लोग नहीं मानते और ये लोग नहीं सुनते। तुम आप कोई स्टेप उठाओ। ये बात सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हुआ? मैं तो नहीं चाहती थी कि इनके साथ मेरी शादी ना हो। मैं तो अपने वालिदैन के लिए इन्हें एक्सेप्ट कर चुकी थी और ये चीज़ अब ये मुझे बता रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या करूँ? उन्होंने मुझे कहा कि अभी ये रिश्तेदार जो कुछ कर रहे हैं इन्हें करने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ और तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता तो मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? इंसान की अपनी सोच होती है। अगर मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं फिर ये बारात लेकर नहीं आ सकता और मुझे ये मुल्क से दूर जाना पड़ेगा।
یہ بات سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اندر روم میں چلی گئی، جو کہ کافی عجیب سی بات تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں جب اندر کمرے میں آئی تو میری امی اور میری بھابھی بھی اندر آئی اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں تم اندر آئی ہو؟ میں نے ان سے اس وقت بہانہ لگایا کہ مجھے واش روم جانا تھا، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ میں واش روم میں جا کے بہت زیادہ روئی اور بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کر رہی تھی کہ اب جو حالات ہیں اس میں کیا ہوگا۔ پورا خاندان اکٹھا ہے، سب لوگ ادھر موجود ہیں، سب لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ اس انسان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ کسی کی عزت ہی رکھ لے۔ اب اس کی بات بھی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میری زندگی خراب نہ ہو، لیکن اس بدنامی کا کیا جو مجھ پہ لگ جائے گی، اس چیز کا کیا جو مجھے فیس کرنی پڑے گی، ان حالات کا کیا جو مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اتنی آسانی سے سب کچھ ایکسیپٹ کر لے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں۔ یہ بات میرے پیرنٹس کو اگر پتہ چلتی تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے۔ خیر یہ دن گزر گیا اور رات ہو گئی، سارا فنکشن ختم ہو گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میں اپنے کمرے میں موجود تھی، میں نے انہیں کال کی اور ان کی منتیں کی کہ آپ یہ رشتہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے، اس کو کر لیں، یہ ہمارے پیرنٹس کی عزت کا معاملہ ہے، ان کی ساری زندگی کی عزت خاک میں مل جائے گی، ایسا نہ کریں۔ اور خاص طور پہ میں اپنے لیے نہیں بات کرتی کہ میری زندگی خراب ہوگی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو سکیور رکھنا چاہیے اور اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ آپ اگر مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو یہ بات آپ پہلے کہہ دیتے، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد آج آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں، اور اگر میرے پیرنٹس کو یہ بات پتہ چلے گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو اپنی عزت کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر معاشرے کو کیسے فیس کریں گے۔ میری یہ بات سن کے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تم اس بات پہ ایگری ہو کہ میرے ساتھ تم رو کے زندگی گزار سکتی ہو، میرا تمہارے ساتھ رویہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، میں جب کہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، کیا یہ میرا گناہ ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا اور تمہیں پہلے ہی اویئرنیس دے دی کہ میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اگر میں شادی کے بعد یہ سب کچھ کرتا تو بھی مسئلہ ہونا تھا، اس کے بعد بھی تمہیں اور زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی تو نہ ہی ہمارا کوئی نکاح ہوا ہے اور نہ ہی تم رخصت ہو کے ہمارے گھر آئی ہو، ابھی تمہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور تمہارے پیرنٹس کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی۔ تم اگر نہیں بات کرنا چاہتی تو میں آ کے انکل سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ انکل سے بات کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو تو منا لیں، آپ کے پیرنٹس کس طرح ہمارے گھر آئے اور کس طریقے سے آنٹی نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا، اور اس کے باوجود بھی میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یہی بات سن کے انہوں نے کہا دیکھا یہی وجہ ہے کہ جب تم یہاں پہ آؤ گی تو تمہارے لیے جینا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ امی کی سخت طبیعت ہے اور امی کی طبیعت کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور جس کی وجہ سے امی پریشان ہے۔ باقی بات یہ رہی کہ جب تم رخصت ہو گئے اگر یہاں پہ آ جاؤ گی تو تمہاری زندگی اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں آلریڈی ایک خاتون موجود ہیں جن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو تم بھی یہ بات کیسے ایکسیپٹ کرو گی؟ ساری زندگی میرے ساتھ رو پیٹ کے گزارو گی اور اس لائف کو جینا چاہتی ہو تو موسٹ ویلکم، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ ہر طرح کی سچائی بیان کر دی ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، تم اگر اس زندگی کو ایکسیپٹ کر سکتی ہو تو آ جاؤ، موسٹ ویلکم، لیکن اگر تم اپنی زندگی کو زیادہ سکیور بنانا چاہتی ہو اور اپنی خوشیاں جینا چاہتی ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتی، مجھ پہ بدنامی لگ جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم پہ بدنامی نہیں لگے گی بلکہ تم زیادہ سکیور ہو جاؤ گی۔ جب لڑکی خلا لیتی ہے یا اپنا حق استعمال کرتی ہے تو وہ اس کے حق میں رہتا ہی ہے بات، ادروائز اگر میں تمہیں چھوڑ دوں یا میں تمہیں کوئی اس طرح کی چیز کر دوں، یعنی کہ منگنی توڑ دوں یا خدا نخواستہ اگر نکاح ہو جاتا تو میں توڑ دیتا، تو وہ تمہارے لیے مشکل کا باعث بن سکتا تھا، لیکن ابھی تو تم اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہو، ابھی ہم کسی بھی ریلیشن میں نہیں، کسی بھی رشتے میں نہیں، اور نہ ہی ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گی کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو، اور ابھی تمہاری ایج ہی کیا ہے، تم صرف 21 کی ہو اور اتنا کچھ سوچ رہی ہو، میں 31 کا ہوں، ویسے بھی ہمارا 10 سال کا فرق ہے، میں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں لگا رہا اور ان چیزوں میں آیا ہی نہیں، لیکن میرے پیرنٹس نے میرے خلاف جو فیصلے کیے ہیں میں انہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے پیرنٹس کو منا کے کل تمہارے گھر بھیجوں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے،
ये बात इन्हें पहले कर देनी चाहिए थी। अब तो अम्मी-अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। ना मैं ये बात अपने पेरेंट्स से कर सक रही थी और ना ही मैं ये बात उन्हें समझा पा रही थी। इसलिए मैं खामोश हो गई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं रो-रो के अल्लाह ताला से दुआएँ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतरी कर दे, आसानी कर दे, और अल्लाह ताला आप जानते हैं कि बेहतर क्या है, मैं नहीं जानती। इतनी मुश्किल से हम गुज़र रहे हैं। मेरे पेरेंट्स जिनकी रज़ा की खातिर मैंने ये रिश्ता एक्सेप्ट किया था, वही आज मुझे कह रहा है कि वो मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने ये बात पेरेंट्स से कर दी तो उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे कि मेरे वालिद हार्ट पेशेंट थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और घबराहट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? इसलिए खामोशी से अपने कमरे में नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से बातें कर रही थी और अल्लाह ताला से ही दुआएँ कर रही थी कि 4 दिन पहले ये इंसान बता रहा है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। मुझे पसंद ना करने का दुःख तो एक तरफ, लेकिन उसका इस टाइम पे ये बात कर देना और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। लेकिन उसकी बात मुझे समझ भी आ रही थी कि ऐसी ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगी जिसमें मुझे हर वक़्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स की ख़ातिर मैं ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने को तैयार थी। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई रास्ता दिखा दें कि मैं क्या करूँ, या आप भी मेरे लिए कोई आसानी अता कर दें। मैंने तो अपने पेरेंट्स की भलाई के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, उनकी रज़ा में राज़ी रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ ये होगा। या अल्लाह तू मेरा जानने वाला है, मेरे दिल के हाल को जानता है, मेरी हर तक दुःख, तकलीफ़, परेशानी को जानता है। तू तो सब जानता है, तू मेरे लिए कोई ना कोई आसानी कर दे। मैं अल्लाह ताला से यही रो-रो के दुआएँ कर रही थी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई और अल्लाह ताला से रो-रो के दुआएँ की कि अल्लाह ताला आप खुद ही कोई रास्ता बना दें। मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है और ख़ास तौर पे अब्बू तो मेरी जान है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ह से अब्बू को कुछ हो जाए, क्योंकि अब्बू की बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन रही पिछले 2-3 महीनों में। इसलिए मैं ये बात खुद करना ही नहीं चाह रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और ये बात अम्मी को बताई और अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मी ने फ़ौरन आंटी को कॉल की और कहा कि ये क्या मैं सुन रही हूँ कि आपका बेटा इस रिश्ते से इनकार कर रहा है। आंटी रोने लग गईं और बहुत ज़्यादा अम्मी के आगे इल्तिजा करने लग गईं और कहा कि ये बदतमीज़ नहीं मान रहा, पता नहीं किसके आसरे सहारे है और हमें अब आके बता रहा है। हमने तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, तुम अपनी बेटी को हमारे घर में रुखसत कर दो, तो कुछ अरसे के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, जानबूझ के इस तरह की कहानियाँ बनाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ़ जी सकें। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। कल की ज़िम्मेदारी भी मैं उठाती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगी। अम्मी ने कहा कि ये आप क्या बात कर रही हैं? इंसान ने ज़िंदगी अपने मियाँ के साथ गुज़ारनी होती है, घर वालों के साथ नहीं। घर वाले माफ़िया माँग के पीछे हट जाते हैं। आपने अभी ये अपने बेटे की शादी की बात की, रिश्ता पक्का किया, आपका बेटा बाहर से आया और आके उसने साफ जवाब दे दिया कि जी उसे ये रिश्ता नहीं करना। ये कैसी बात है? अगर आपका बेटा आज नहीं आपकी सुन रहा और इस बात को हमारे घर तक पहुँचा दिया है, तो कल को आपकी बात क्या सुनेगा? और आपने हमारी बेटी को लावारिस समझ लिया है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आंटी बहुत ज़्यादा अम्मी से माफ़ियाँ माँग रही थी और कह रही थी कि तुम इस बात को यहीं पे रहने दो, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि किसी की बच्ची के साथ ज़्यादती हो। मेरी अम्मी ने यही कहा कि ज़्यादती का क्या मतलब है? ज़्यादती तो आप लोगों ने कर दी है। पहले दिन ही आप लोगों ने ये स्टेप उठा लिया। इतनी तैयारियाँ हुई, इतना कुछ हुआ, आपके साथ मेरी ही रोज़ाना बात होती थी। आप मुझे कुछ तो बता सकती थी, कोई बात तो कर सकती थी। ये आपने हमें एंड टाइम पे ला के सारी बातें हमें बता दी हैं। ये बात करने की नहीं थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। उस पे आंटी ने यही कहा कि मुझे भी अभी पता चला है कि इसने ये हरकत की है और इसकी सोच ये है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो इस बात ने जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बहन, मैं तुम्हारे से सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़ी माँग सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरी बात मानोगी तो तुम बेहतरी में रहोगी और अगर तुम चाहो तो हर तरह का फ़ैसला कर सकती हो। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से कल के फंक्शन में सब कुछ हुआ, लोगों ने सब कुछ देखा, ये तुम्हारी आगे से कोई बदनामी ना हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये खामोशी से वक़्त गुज़र जाए। लेकिन अगर तुम अपनी बेटी के लिए कुछ बेहतर जानती हो और बेहतर करना चाहती हो, तो मैं
तुम्हें किसी भी किस्म की मनाहियत नहीं करूँगी और तुम बेहतर फ़ैसला कर सकती हो। मेरी मानो तो इस रिश्ते को होने दो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया और अब्बू ने ये बातें सुनी तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से अब्बू को मेडिसिन दे के सुला दिया था कि अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और यही वजह थी जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताना चाहती थी। अम्मी भी परेशान थी। अब शादी के घर में एक अजीब-सा सोग मच चुका था और एक अजीब-सी हालत चल रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ की परेशानी थी कि मेरे अब्बू को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इन्हें कुछ ना हो जाए। ये बहुत मुश्किल वक़्त था मेरे घरवालों के लिए और इसी दौरान अब्बू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब्बू को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। अब्बू को जब हॉस्पिटल लेके गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि घर में मैं और मेरे एक बड़े भाई थे जो कि मैरिड थे, बाकी हमारे सारे बहन-भाई छोटे थे। और इसी वजह से मैं और मेरा भाई अब्बू को हॉस्पिटल में लेके गए। हमने अब्बू को वहाँ पे एडमिट करवाया और वहाँ पे आने वाले ये डॉक्टर्स ने बताया कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यही वजह थी कि हमें 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और अब्बू के साथ स्टे करना पड़ा। अब्बू को अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल से सेहत अता कर दी और अल्लाह ताला के करम से अब्बू को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। 2 दिन के बाद जब हम घर आ रहे थे, तो हमारे सामने एक गाड़ी आई और इस गाड़ी में वो लड़का मौजूद था, जो मेरा क्लास फ़ेलो था। जब उसने देखा कि मैं गाड़ी में हूँ क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मेरे पूरी फ़ैमिली को पता था कि ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अक्सर व बेशतर यूनिवर्सिटी आने पे भाई और अब्बू के साथ भी इनकी मुलाकात हुआ करती थी। ये बात जब उन्होंने देखी तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और अब्बू का हाल वगैरह पूछा उतर के और अंकल से बहुत ज़्यादा बातें करने को दिल चाहता है और अंकल के साथ चाय का कप पीने को चाहता है। उन्हें नहीं पता था कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अब्बू ने कहा मोस्ट वेलकम, तुम ज़रूर आओ। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है इसलिए आराम करूँगा, तुम कल आना। अब्बू को ये बात कह के वो हैरानी से अब्बू को देख रहे थे और माज़रत की कि मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत ख़राब है, मुझे ज़रूर माज़रत दीजिएगा, मैं कल ज़रूर आऊँगा। ये पता नहीं क्या था, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये क्या हुआ। एक तरफ दिल में तकलीफ़ थी और दूसरी तरफ वो चीज़ और वो मोहब्बत जो मैं कभी छोड़ चुकी थी, आज मेरे सामने आके खड़ी थी। ये अल्लाह का कोई निज़ाम था जिसने मुझे जकड़ लिया था और अल्लाह ताला ही ये चाहते थे कि ये बात किसी तरीके से हल हो जाए और अल्लाह ताला ने आज इन्हें यहाँ पे फ़रिश्ता बना के भेज दिया। ये बात देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। घर आके मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी आज मुझे मेरे एक क्लास फ़ेलो मिले थे और अम्मी ने कहा कि क्या मतलब क्लास फ़ेलो मिले थे? हॉस्पिटल में थे या क्या वजह थी? उन अम्मी ने बहुत सारे सवाल किए और मैंने अम्मी को यही कहा कि वो हमें रोड पे मिले थे। अम्मी भी खामोश हो गईं। अब्बू ने फिर भी अम्मी को समझाया कि तुम अपना ख़्याल रखो, अपनी तबीयत का ख़्याल रखो, मेरी फ़िक्र इतनी ना करो। तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चों को क्या होगा? मैं तो पहले ही इस काबिल नहीं कि अपने बच्चों को सँभाल सकूँ और अपने बच्चों को देख सकूँ। मैं तो अपनी जान से ही जा रहा हूँ। ये बात सुन के अम्मी रोने लग गईं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। बहुत ज़्यादा परेशानी का वक़्त चल रहा था। अगले दिन जब शाम की चाय का वक़्त था तो वो जो मेरे क्लास फ़ेलो थे वो हमारे घर में आए और अब्बू से हाल-चाल पूछा, साथ अब्बू के साथ बात करने लग गए और अब्बू को बहुत ज़्यादा हँसाने की कोशिश कर रहे थे और यही कह रहे थे कि अंकल आप क्यों परेशान होते हैं? इनकी तबीयत शुरू से ही ऐसी थी, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर रखते थे। अब्बू को काफ़ी ज़्यादा हँसाया, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की और अब्बू का काफ़ी हद तक तबीयत भी बेहतर हो गई। अब्बू की तबीयत कुछ बेहतर होने लग गई थी। 3 दिन के बाद ये सारा वाक़या जब ये दोबारा हमारे घर आए तो इन्हें भी पता चल गया कि क्या हालात चल रहे थे और क्या वजह थी जो अब्बू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। अब्बू ने इसके साथ अपने दिल की सारी बातें की और बताया कि बस तकलीफ़ यही है कि मैं अपने औलाद के लिए कुछ नहीं कर सका। जब मेरा करने का वक़्त आया तो मे बीमारी ने मुझे जकड़ लिया जिसकी वजह से आज मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अंकल आप प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, स्ट्रेस ना लें और अगर आप बुरा ना मानें तो आंटी ये बात जानती हैं कि मैं आपकी बेटी को बहुत पहले से पसंद करता हूँ।
اور یہ بات آنٹی کو بھی پتا ہے، لیکن آنٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ لیکن اگر اگر آپ کی مرضی ہو تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہوں گا۔ انکل، ہم نے یہ ساری بات صرف اور صرف اس لیے دبا دی تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہمارے پیرنٹس کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ خاص طور پہ آپ کی بیٹی نے مجھے بہت زیادہ اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ میں اس رشتے کو یہیں پہ ختم کر دوں، کیونکہ وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ آنٹی نے پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور آنٹی میرے ساتھ ان کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے شک میری انکم کم ہے، بے شک میری ابھی اتنی حیثیت نہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکوں، ابھی میری یہ جاب بھی اتنی سیکیور نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے یہ بات ہمارے گھر میں کی تو سب لوگ خاموشی سے ان کو دیکھ رہے تھے اور خاموش ہو گئے۔ پھر امی بولیں کہ بیٹا، میں ہی اس چیز کی قصوروار ہوں، کیونکہ تم نے جب پہلے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم میری بیٹی کے لیے سوٹیبل نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ ہمارے گھر میں بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ ہو۔ یقیناً تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گے اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ بیٹا، تم اپنی والدہ کو اور اپنے پیرنٹس کو لے کر ضرور آنا ہمارے گھر، انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس چیز کا فیصلہ کر لیں گے۔ پھر وہ چلے گئے، اور امی نے 2 دن کے بعد انہیں کال کی اور بتایا کہ آپ ہمارے گھر رشتے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آنٹی نے کال کی تھی اور امی سے ساری بات ڈسکس کی تھی۔ پھر امی نے یہی کہا کہ سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے یہ رشتہ ختم ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے ساری حقیقت ہے۔ کل کو یہ باتیں میرے بیٹی کے لیے تانا نہ بنے اور نہ ہی اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ آنٹی نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ہم خود بیٹیوں والے ہیں، ہم نہیں ایسا چاہیں گے کہ کسی کی بیٹی کو تکلیف دیں کہ کل کو ہماری بیٹیوں کے بھی سامنے آئے۔ اس لیے دونوں فیملیز رضامند ہو گئیں، اور آپی یہ درود ابراہیم کا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں رحم ڈالا اور میرے لیے وہ راستہ بنا دیا جو میرے لیے ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو نوازنے والے ہیں، وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ تو بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا چیز کب دینی ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی عطا کرنے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں پتہ نہیں کہ کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن میری اللہ تعالیٰ نے جسا دعا سنی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ اب یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو میرا محرم بنا دیا ہے، اللہ کرے میرے ساتھ ہمیشہ اچھے رہیں اور زندگی کے اتار چڑھاؤں میں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ آمین ثم آمین سسٹر۔ بے شک جب ہم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، بس ہمارا یقین، صبر اور ہماری استقامت ہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی ڈیلی لائف میں درود ابراہیم اور استغفر اللہ لازمی ایڈ کریں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھا کریں، کوئی خاص کوانٹٹی نہیں ہے، بس سچے دل کے ساتھ آپ پڑھا کریں، اور اگر سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے 2 کام ضرور کیا کریں، ایک سب لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، اور دوسرا درود ابراہیم اور استغفر اللہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آئے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کو جن چیزوں کا راستہ نہیں مل رہا وہ راستے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔